हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग टॉपिक रहता है कि आपको पता होगा टीचिंग लर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि क्लास में जो टीचर डिफाइन करता है कि वो ड्यूरिंग टीचिंग में क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और क्या उस टॉपिक का बच्चों को बेनिफिट होगा, उसे हम बेसिकली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किस तरह से क्लास में अप्लाई किए जाने चाहिए। तो ये जो मेरा टॉपिक है ये इसी के रिगार्डिंग है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो टॉपिक जो है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और एम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको एक टीचर बनना है, ये आपका एम है, लेकिन टीचर बनने के बाद आप क्लास में जाकर किस तरह से बच्चों को टीच करते हो, क्या आपका कंटेंट्स होता है, कैसे आपके मेथड्स होते हैं, कैसे आप बच्चों को इवैल्यूएट करते हो, क्या जो आपने बच्चों को टीच किया है वो उनके रियल लाइफ में कितना एप्लीकेबल होता है, ये सारा क्लासिफिकेशन हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करते हैं। और बेंजामिन एस ब्लूम ने जो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन किया था वो 3 लेवल पर किया था, जिसे हमने एक नाम दिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक का नाम समझ आया होगा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफिकेशन जिस लेवल पर ब्लूम ने किया था उस कंप्लीट क्लासिफिकेशन का ही नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो एक बार मैं आपको बोर्ड के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि नाम है टॉपिक का ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ पर हमें जो वैल्यू रखनी है कि बीएस ब्लूम ने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें बताए थे वो 3 तरह के थे। कि ब्लूम ने हमें बताया कि जब क्लास में टीचर जाता है तो वो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव को फॉलो करे। फर्स्ट जो रहेगा कोग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव और थर्ड जो रहेगा साइकोमोटर। ये फर्स्ट वैल्यू रहेगी हमारे टॉपिक की कि ब्लूम द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव 3 तरह के हैं। हिंदी में हम इससे बात करते हैं ज्ञानात्मक कोग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव, क्रियात्मक साइकोमोटर। उसके साथ मैंने यहाँ पर नीचे इसके कुछ हिंट वर्ड लिखे हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो कि कोग्निटिव एरिया किससे रिलेटेड होता है। कोग्निटिव एरिया जो होता है वो होता है नॉलेज से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। इसका मतलब यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिखा है हेड, जिसका मतलब क्या हुआ, नोइंग, जानना। क्योंकि कई बार किसी एग्जाम पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ब्लूम द्वारा 3H का फॉर्मूला क्या है, तो आप इजीली इस टॉपिक में ये कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि कोग्निटिव को मैंने किसके साथ सिंबलाइज किया, हेड, और किसका, इसका मतलब क्या हुआ, जानना। इसी तरह से अफेक्टिव एरिया को मैंने किसके साथ सिंबलाइज किया, हार्ट, जिसका मतलब है फील करना, महसूस करना। क्योंकि भावात्मक एरिया है तो ये हमारी फीलिंग से, इमोशन से रिलेटेड रहेगा। थर्ड जो है ये है साइकोमोटर, जिसमें मैंने सिंबलाइज किया है हैंड, जिसका मतलब होता है डूइंग, मतलब एक्टिविटी बेस्ड। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें समझ आया कि ब्लूम द्वारा बताए गए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो उद्देश्य थे उसमें जानना, नॉलेज की वैल्यू रहेगी, फीलिंग की वैल्यू रहेगी और एक्टिविटी की वैल्यू रहेगी। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने देखो अफेक्टिव में मैंने एक नाम लिखा है क्रैथवाल एंड मारिया। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चला कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका जो कॉग्निटिव कंसेप्ट जो दिया गया था ब्लूम के द्वारा, सिर्फ ब्लूम के द्वारा, तो वो टाइमिंग रहेगी 1956। लेकिन जो अफेक्टिव का जो एरिया था उसमें क्रैथवाल और मारिया ने भी ब्लूम के साथ मिलकर अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया था। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 1964। थर्ड जो मैं बात करूंगी साइकोमोटर। साइकोमोटर का जो एरिया है उसमें सिम्पसन का भी योगदान है, जिसका टाइमिंग रहेगा 1969। अब आपको एक माइंड मैपिंग करनी है कि अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें पता चला ब्लूम टैक्सोनॉमी में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया गया।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव बताए गए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इसके बाद हमने जो बात की कि अफेक्टिव में क्रैथवाल और मारिया, साइकोमोटर में सिम्पसन का योगदान साथ में रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉग्निटिव या जिसको हम ज्ञानात्मक बोलते हैं, इस कॉग्निटिव एरिया में जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। ज़रूरी है आप इसको थ्योरेटिकल एग्जाम लेवल पर भी ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करोगे, समझोगे, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये पॉइंट्स आपको सीरीज में याद रखने हैं। तो सबसे पहले कॉग्निटिव एरिया में जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया वो है नॉलेज, कि भी यहाँ पर बीएस ब्लूम ने हमें बताया कि सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हो तो जो आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर हमें जो मेन मोटिव हमारा रखते हैं कि हमारे बच्चों को टॉपिक्स कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज मिले। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, नॉलेज। नॉलेज के सेकंड में क्या देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, कि जो सेकंड कंपोनेंट्स जो रहेगा वो रहेगा समझ का, कि जो विषय वस्तु आप बच्चों को सिखा रहे थे वो बच्चों को किस तरीके से और कैसे कितना समझ आया, तो ये क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद थर्ड क्या है, एप्लीकेशन। आपके द्वारा दी गई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, बच्चा किस तरह से अपने नॉलेज को जनरलाइज कर पाता है, वो रहता है एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर है एनालिसिस, विश्लेषण। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बच्चे की जो समझ है, प्रयोग, नॉलेज, वो विस्तार से और ज़्यादा डेवलप होती है, कि यहाँ पर बच्चा किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, उसको उससे रिलेटेड माइंड मैपिंग होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण। उसके बाद क्या है, संश्लेषण। संश्लेषण में बच्चे ने तर्क वितर्क लगाना शुरू कर दिया, कि उसने रीजनिंग लगाई कि आज उसने जिस टॉपिक की नॉलेज ली है वो किस तरह से और क्यों उसे समझ आया, क्या उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या रहेगा, संश्लेषण। और लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन, कि आपके द्वारा जो भी आपने बच्चों को सिखाया है वो बच्चे ने कितना सीखा, कितना आप उसने जो डिक्लेयर किया था आप ऑब्जेक्टिव कितना अचीव किया, इसको हम किस एरिया में रखते हैं, इवैल्यूएशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबसे पहला जो हमारा एरिया है कॉग्निटिव, जिसके कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी होने चाहिए और इनकी पैडागोजिकल कंसेप्ट भी समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब भावात्मक, फील करना। यहाँ पर जब क्लास में जो टीचर जाता है उसका सेकेंड जो एरिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, वो रहेगा कि उसके बच्चों के साथ उसका एक इंटरेक्शन हो, एक बॉन्डिंग हो, और वो इंटरेक्शन जब वो बच्चों को क्लास में टीच करेगा तब नेचुरल है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एक अच्छी टीचिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने डिफाइन किया होगा इन वैल्यू को तो नेचुरल है आपको बच्चों से एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो जो अफेक्टिव एरिया है जिसको हार्ट और फीलिंग से सिंबलाइज किया गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिसीविंग, कि सबसे पहले जब आप बच्चों को टीच कर रहे थे आपने क्लास में एक अफेक्टिव लेवल पर जाकर बच्चों को टीच किया, तो बच्चा जो है आपके द्वारा दी गए नॉलेज को, कंटेंट्स को रिसीव कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, रिसीविंग। साथ साथ बच्चा जो रिसीव करेगा इंटरेक्शन में वो रिस्पॉन्ड भी करेगा, तो ये भी किस एरिया में चला गया, अफेक्टिव, रिस्पॉन्डिंग। थर्ड देखो यहाँ पर ये क्या है, वेलविंग, कि भी जो आप सिखा रहे हो बच्चा उन्हें एक करेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, एक वैल्यू के अकॉर्डिंग अडोप्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, कि जितना भी टीचिंग के दौरान जो भी बच्चों ने अडोप्ट किया था बच्चा उनको एक सीरीज में एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख कर सही तरीके से नियोजित करेगा। उसके बाद है करेक्टराइजेशन। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करेक्टराइजेशन का जो एरिया है वो अफेक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा कि आप जब क्लास में बच्चों के साथ एक अफेक्टिव लेवल पर जाकर टीच करते हो तो आपके द्वारा बताई गई जितनी भी अच्छी बातें हैं बच्चा उन्हें रियल में अपने करैक्टर में अडोप्ट करता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि अफेक्टिव में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा, करेक्टराइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोमोटर, जिसमें एक और अगर मैंने नाम बताया तो सिम्पसन, कि साइकोमोटर जो एरिया है उसमें ब्लूम के साथ सिम्पसन ने भी काम किया था और जिसका कैटेगराइजेशन हमें बताया गया, सिंबलाइज क्या है इसका, हैंड, मतलब कि डूइंग। यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि भी मैंने देखो इसमें बता रखा है परसेप्शन। यहाँ पे परसेप्शन का जो मतलब होगा वो होगा प्रत्यक्षीकरण, कि भी एक क्लास में
अपनी बच्चे ने जो भी अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखा है, समझा है, जितना भी ज़्यादा उसने किसी कंसेप्ट को बिल्कुल एक मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। यहाँ पर सेट का जो मतलब है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि भी सेट जो है एक तरह से हमारे लिए क्रियाओं का संगठन है। यहाँ पे सेट जो था ये एक भावात्मक एरिया में था, इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर जो सेट है वो क्रियात्मक है कि बच्चे को पता है उसने क्या सीखा है, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स में जो अगर हम बात करेंगे कि गाइडेड रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम करता है कि एक क्लास में जब टीचर बच्चे जो हैं जो लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, लेकिन टीचर का जो रोल रहेगा वो कहीं ना कहीं किसका रहेगा, गाइडेड रिस्पॉन्सिबल। उसके साथ अगर हम बात करें मैकेनिज्म में ये बात मानना कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म जो है वो आपके टेक्निकल और आपके एप्टीट्यूड से जुड़ा है कि आपके द्वारा बताई गई बातों को बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया, किस तरह से उस कंसेप्ट को क्लियर किया, वो हमारे लिए क्या होगा, मैकेनिज्म। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ये जो एरिया है ये आपके एप्लीकेशन से जुड़ा है कि आपने जितना भी जो कॉग्निटिव लेवल पर जाकर अफेक्टिव लेवल पर जो भी आपने अडॉप्ट किया वो अपनी रियल लाइफ में आप अपनी कैपेबिलिटी के साथ किस तरह से यूज करते हो, ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया गया था उसके पर्टिकुलर 3 एरिया थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपके कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम और आपके बीएड, डीएड सभी थ्योरेटिकल एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।